Hello students, welcome to Study with Ankita. Today's topic is the question answers of chapter 2 from Trade to Territory. So our first question is match the following. इसमें फर्स्ट है हमारा दीवानी. दीवानी क्या होता था? राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू. ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता था, अधिकार होता था. ठीक है. टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते थे? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे. फौजदारी अदालत. फौजदारी अदालत क्या होता था? क्रिमिनल कोड हुआ करता था. ठीक है. रानी चिन्नम्मा कौन थी? रानी चिन्नम्मा लीड द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर. इन्होंने क्या है? एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ में कित्तूर में. कित्तूर की रानी थी ये. ठीक. सिपाही. सिपाही को बोलते थे सिपाही. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है हमारा द ब्रिटिशर कॉन्क्यूज्ड ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ प्लासी. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कब से स्टार्टिंग किया, मतलब अधिकार करना? बैटल ऑफ प्लासी के बाद में इन्होंने जो अधिकार करना, विजय प्राप्त करना कब से स्टार्ट किया था? बैटल ऑफ प्लासी के बाद में किया था इंडिया पर. हैदर अली और टीपू सुल्तान. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ मैसूर. मैसूर के रूलर थे हैदर अली और टीपू सुल्तान. ठीक है. डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी, जिसके अंतर्गत क्या था? जिसमें अगर किसी राजा का ब्लड रिलेशन का वाला पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था. नेक्स्ट है हमारा मराठास किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मराठास किंगडम कहाँ पर लोकेटेड थी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड थी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में हमारा फर्स्ट है द मुगल एम्परर बिकम्स स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी. जो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. मुगल एम्परर 18th सेंचुरी से बहुत पहले के स्ट्रॉन्गर हो चुके थे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद द इंडिया. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फर्स्ट का एक ही अकेली कंपनी थी. अकेली नहीं थी, काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनी आई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब. ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब के राजा थे. ठीक. नेक्स्ट है हमारा द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरी दे कॉन्क्योर्ड. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आए थे, तो हमारा क्या है? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ही चेंज कर दिया था, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हमारा. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा गया है व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को क्या चीज़ अट्रैक्ट की, क्या चीज़ उनको अच्छी लगी इंडिया के मार्केट में, है ना? तो इसमें पॉइंट वाइज दे रखा है, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं. द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. जो फाइन क्वालिटी के कॉटन और सिल्क था इंडिया में, वो यूरोपियन कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया उसने. जो यूरोप में फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन और सिल्क का मार्केट भी हुआ करता था इवन, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था. नेक्स्ट है हमारा पेपर, क्लॉथ्स, कार्डिमम अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. इसके अलावा जो यूरोपियंस थे पेपर, क्लॉथ्स, कार्डिमम, ये सब चीज़ें, मसाले इंडिया से लेकर जाते थे और वो भी बहुत सस्ते दाम पर लेके जाते थे. नेक्स्ट थर्ड है हमारा चीप लैंड, चीप स्किल्ड लेबर, डिवाइडेड रूलर्स एंड देयर डिवाइडेड किंगडम ऑल्सो बिकम्स पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस. सस्ती ज़मीनें, सस्ती लेबर और जो डिवाइडेड रूलर्स थे, वहाँ के राजा में जो
यूनिटी नहीं थी, वो सब चीज़ें, और उनकी डिवाइडेड किंगडम्स, ये सब चीज़ें क्या है पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन थे यूरोपियंस के लिए। इस वजह से यूरोपियंस इंडिया आए और उन्होंने ट्रेड करने के लिए आए थे, बट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या क्या कॉन्फ्लिक्शंस रहे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब्स के बीच में, वो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। आंसर देखते हैं, द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वर। आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। जो नवाब्स थे उन्होंने मना कर दिया कंपनी को कि जो भी तुम्हारी डिमांड्स हैं वो नहीं मानी जाएंगी, अगर आपको व्यापार करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो कंपनी ट्रिब्यूट्स, जो पुरस्कार मांगती थी, मतलब वो गिफ्ट विफ्ट देने को के लिए बोलती थी, वो भी मना कर दिया नवाब्स ने कि ये सब चीज़ भी नहीं चलेगी, आपको अगर ट्रेड करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड है, दे डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन। नवाब्स ने जो अंग्रेज़ लोग अपने कॉइन मिंट करने लग गए थे, वो जो राइट था उसको भी मना कर दिया कि कोई भी सिक्के विक्के नहीं बनेंगे तुम्हारे। थर्ड है, स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। और जो ब्रिटिशर्स अपनी फोर्टिफिकेशंस कर रहे थे, अपने किले बना रहे थे, उनको भी स्टॉप कर दिया, उनको भी मना कर दिया कि कोई किले विले नहीं बनेंगे तुम्हारे। फोर्थ है, दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने ये भी क्लेम किया नवाब्स ने कि जो कंपनी है वो उनकी वजह से वो टैक्स नहीं देती है, उनकी वजह से क्या है जो गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। फिफ्थ है, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। जो कंपनी है, नवाब्स ने कहा कि ये जो कंपनी है वो क्या है, वो टैक्स तो पे करती ही नहीं है, इसके अलावा जो हमें ह्यूमिलेट करती है, हमारा अपमान करती है ऑफिसर्स का, है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी कॉन्फ्लिक्शंस के कारण, जिससे कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतभेद पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द अजम्पशंस ऑफ दीवानी बेनिफिट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी मिल गई थी, दीवानी के क्या अजम्पशंस थे, क्या मतलब क्या फ़ायदे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने के बाद में, उसकी धारणा को बताना है क्या थी दीवानी की। आंसर है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवानी ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में 1765 में जो मुग़ल एम्परर थे उन्हें दीवानी का राइट मिल गया था, बंगाल की दीवानी मिल गई थी। दीवानी क्या होती थी, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, दीवानी के अंदर दीवानी का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी मिलने से अंग्रेज़ों को क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस। इससे क्या है, उनकी इतने समय से चली आ रही समस्या समाप्त हो गई ब्रिटिशर्स की। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सटेंडेड। उसके बाद में इन्होंने क्या है, इंडिया के अंदर और ज़्यादा ट्रेड को एक्सटेंड कर लिया 18th सेंचुरी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंसेस। सब्सिडरी अलाइंसेस को एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। आंसर देखते हैं, द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स into subsidiary alliances. According to the term of this alliances, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force.
जो कंपनी ने स्टेट्स पर सब्सिडरी अलाइंसेस लगाया था, इस अलाइंसेस के अंतर्गत क्या था, जो इंडियन रूलर हुआ करता था, भारत के जो राजा हुआ करते थे, उन्हें खुद की आर्मी रखने का, आर्म्ड फोर्स रखने का अधिकार नहीं था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उन्हें प्रोटेक्टेड कौन करेगा? उन्हें प्रोटेक्शन कंपनी द्वारा दिया जाएगा, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वॉज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। उसे प्रोटेक्शन कौन देगा? कंपनी देगी। और जो सब्सिडरी फोर्स का जो पैसा है, मतलब सब्सिडरी फोर्स रखने का जो खर्चा आएगा, वो राजा को पे करना पड़ेगा। ठीक है। इफ़ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर इंडियन रूलर सब्सिडरी फोर्स का पैसा नहीं दे पाता है, तो उसकी टेरिटरी को पेनल्टी के रूप में रख लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो ये था सब्सिडरी अलाइंसेस जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स के ऊपर लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके से डिफरेंट था, डिफ़र करता था, वो बताना है। पॉइंट वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो यानी जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, वो बड़े बड़े अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स में डिवाइड कर दी गई थी, जिन्हें वो प्रेसिडेंसीज कहते थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। जो एक प्रेसिडेंसी होती थी, उसका जो राजा होता था, मतलब उसकी जो देख रेख करता था, उसे गवर्नर कहते थे, और उनका भी जो सुप्रीम हेड होता था, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट। 1772 में नया जस्टिस ऑफ सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, जिसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोड हुआ करते थे। एक तो क्रिमिनल कोड होता था, दूसरा सिविल कोड होता था। ठीक। फोर्थ पॉइंट है, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोड, द क्रिमिनल कोड वर अंडर अ काजी एंड मुफ्ती। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, वो सिविल कोड को देखता था, और जो क्रिमिनल कोड है वो किसके अंडर आता था? काजी और मुफ्ती के अंडर में आता था। मतलब काजी मुफ्ती क्रिमिनल कोड देखते थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर हु कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। जो प्रिंसिपल फिगर था वो इंडियन डिस्ट्रिक्ट का, वो कौन था? कलेक्टर था। ठीक है। मतलब जो हेड था, प्रिंसिपल फिगर था इंडियन डिस्ट्रिक्ट का, वो कौन था? कलेक्टर था। उसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्स कलेक्ट करना। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखना, मतलब मेंटेन कर रखना। और किसकी हेल्प से वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब अनुशासन बनाए रखता था राज्यों में? जजेस, पुलिस ऑफिसर और दरोगास की हेल्प से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता था डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाते हैं, और जो डिफरेंट थे इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर इन द कंपोजिशंस ऑफ द कंपनी आर्मी। जो कंपनी की आर्मी थी, उसमें बाद में क्या चेंजेस हो गए थे, वो बताने हैं इस क्वेश्चन में। आंसर देखते हैं। द चेंजेस आर पॉइंट वाइज हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा,
द आर्मी वॉज नोन एज अ सिपॉय, जो आर्मी थी उसे सिपॉय कहा जाता था, है ना। जो सिपाही हिंदी में बोलते हैं उसे सिपॉय बोलते थे। देयर वो चेंजेस इन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में, युद्ध तकनीकी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गया था बाद में। थर्ड है इन्फेंट्री रिक्वायरमेंट बिकम मोर इम्पोर्टेंट, जो इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना है उसकी रिक्वायरमेंट बाद में ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है देयर वॉज इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग ड्रिल एंड मस्ट इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन, उन्हें यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाने लग गई, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कराया जाने लग गया, और जिसमें डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। 5 है कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड, जो इंडियंस की जो कास्ट और कम्युनिटी है उसकी फीलिंग को एकदम इग्नोर कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट थे जो कंपनी की सेना के अंदर चेंजेस लेकर आए थे, ठीक है।